Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you formation of a company. ये कंपनी लॉ का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करके जाइएगा. जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने इससे पहले कंपनी लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है. देखो, एक कंपनी जो होती है वो तभी एग्जिस्टेंस में आती है, मतलब तभी वो बनती है जब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और एक एसोसिएशन बनाते हैं. ठीक है, कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे. और वो क्या करते हैं, मतलब मैन, मटेरियल, मनी और मैनेजमेंट, ये चारों चीज़ों को एक साथ लाया जाता है और एक बिजनेस जो है या फिर एक कंपनी जो है वो फॉर्म होती है. अब देखो, कंपनी को फॉर्म करने के लिए 4 स्टेजेस होती हैं. तो ये स्टेज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. देखो, इस चैप्टर में ना 3 क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में. सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के क्या स्टेजेस हैं, कैसे कंपनी फॉर्म होती है. सेकंड क्वेश्चन बनता है कि प्रमोटर कौन होते हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है, उनकी रिलेशनशिप फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है कि नहीं होती है, उस चीज़ के रिगार्डिंग होता है. और थर्ड क्वेश्चन बनता है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट का. तो तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं तीनों के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगी, बट अभी हम ये वाला जो टॉपिक है वो कवर अप करेंगे. तो सबसे पहली स्टेज होती है हमारी प्रमोशन ऑफ ए कंपनी स्टेज. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंपनी को प्रमोट करते हैं. तो ये जो होती है कंपनी की फर्स्ट स्टेज होती है. प्रमोशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द फाइनेंसेस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज. मीन्स हमने कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम उसको प्लान करेंगे ना, कि उसे कैसे क्या बनाएंगे, हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे से फंड्स आएगा. तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रमोशन में डिसाइड होती है. ओके, तो जो ये काम करते हैं प्रमोशन का, जो कंपनी को स्टार्ट करने का काम करते हैं, वो लोग कौन होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रमोटर्स. अ प्रमोटर इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस. जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, जो प्रमोशन का काम करते हैं, उन लोगों को हम प्रमोटर कहते हैं. अब कंपनी का एक प्रमोटर भी हो सकता है, कंपनी के बहुत ज़्यादा प्रमोटर्स भी हो सकते हैं. और ये ज़रूरी नहीं है कि प्रमोटर एक इंडिविजुअल ही हो, एक पर्सन ही हो. प्रमोटर एक फर्म भी हो सकती है, या फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, और एक कंपनी भी हो सकती है. मतलब एक कंपनी प्रमोटर भी हो सकती है और वो दूसरी कंपनी को भी प्रमोट कर सकती है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्रमोटर एक इंडिविजुअल ही होगा. प्रमोटर स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी पोजीशन टुवर्ड्स द कंपनी. फिड्यूशरी का मतलब होता है कि प्रमोटर का क्या रिश्ता होता है कंपनी के साथ, फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है. इसका मतलब है कि प्रमोटर जो है वो सिर्फ कंपनी के बेनिफिट के लिए ही सोच सकता है. इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन बनता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप के ऊपर, ये मैं अगली वीडियो में कवर अप करूंगी. अब प्रमोटर की डेफिनेशन क्या होती है, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 के अंडर गिवन है कंपनी एक्ट के, कि प्रमोटर कौन होता है. प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, या फिर कंपनी ने उसको एनुअल रिटर्न में आइडेंटिफाई किया होता है, या फिर वो पर्सन हो सकता है जिसने कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रखा है, या तो डायरेक्टली कंट्रोल कर रखा है या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रखा है. मतलब वो शेयर होल्डर भी हो सकता है, प्रमोटर डायरेक्टर भी हो सकता है, और कोई और भी हो सकता है. या फिर प्रमोटर वो पर्सन हो सकता है जिसकी एडवाइस पे या फिर जिसकी ऑर्डर पे, जिसकी डायरेक्शन पे बोर्ड और डायरेक्टर जो है वो काम कर रहा है. तो इनमें से कोई भी प्रमोटर हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इज, अब प्रमोशन की क्या स्टेजेस होती हैं, क्या करना होता है प्रमोटर को, क्या काम करना होता है. सबसे पहले तो देखो, किसी कंपनी को प्रमोट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आइडिया होना चाहिए कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, किस तरह की कंपनी बनाना चाह रहे हो. ठीक है, तो जो प्रमोटर है वो आइडिया को डिस्कवर करता है कि इस तरीके का हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका मकसद जो है प्रॉफिट होगा. देखो, कंपनी का प्रॉफिट, जो बिजनेस होता है वो हमेशा प्रॉफिट मोटिव ही होता है. ओके, नेक्स्ट इज, अब प्रमोटर ने आइडिया को डिस्कवर कर लिया कि हम इस तरीके की कंपनी बनाने वाले हैं. अब क्या वो करेगा, वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा. अब ऐसा तो है नहीं, उस आइडिया को देखेगा ना कि क्या वो कंपनी बनने लायक है, क्या उस पर बिजनेस किया जा सकता है कि नहीं. प्रमोटर क्या करेगा, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि अगर हमको कोई कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी,
क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, क्या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा इस तरीके का बिजनेस, प्रोडक्शन कितनी होगी, कितनी लोगों की डिमांड है उस चीज़ के रिगार्डिंग, वो सब चीज़ की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा। वो ये भी देखेगा कि इस तरह के बिजनेस में, इस तरह की कंपनी बनाने में हमें कितनी कैपिटल की ज़रूरत होगी, ठीक है, और कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें वो सर्च करेगा, डिटेल में उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। देन नेक्स्ट इज असेंबलिंग द प्रपोजिशन। अब उसने इन्वेस्टिगेट कर लिया है पूरी डिटेल से, अब क्या करेगा वो रिसोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा। मींस वो क्या करेगा, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, देखो अभी कंपनी फॉर्म नहीं हुई है, बनी नहीं है, तो जो कंपनी फॉर्म होने से पहले, कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रमोटर दूसरे लोगों के साथ, उसे हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो जो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो चीज़ें खरीदेगा, वो मटेरियल खरीदेगा, ज़मीन खरीदेगा, मशीनरी खरीदेगा, देखो किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें जो है वो प्रमोटर ये सारी चीज़ें करेगा, स्टाफ को रिक्रूट करेगा, तो मीन्स वो सारे चीज़ों को असेंबल करेगा, इकट्ठा करेगा। लास्ट में वो ये देखेगा, देखो एक हर कंपनी को चलाने के लिए, हर बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो ये देखेगा प्रमोटर कि हम फंड्स कहाँ से लेके आएंगे, हम बैंक से लोन लेंगे या फिर हम शेयर कैपिटल इशू करेंगे। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग, पूरी जो है ना चीज़ों के रिगार्डिंग वो एक रफ आइडिया बना लेगा इन स्टेजेस के फॉर्म में। अब स्टेज 2 पे आ जाओ, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी स्टेज। देखो पीछे मैंने प्रमोटर के बारे में ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि मैं उसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन बनाऊंगी। ये इतना सा आपने सिर्फ किस में लिखना है अगर आपको फॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा अगर आप प्रमोटर के रिगार्डिंग उसकी ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ भी बताने लग जाओगे। अब आ जाओ सेकेंड स्टेज पे। सेकेंड स्टेज में क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। अब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, रजिस्टर करना है, उस चीज़ के रिगार्डिंग क्या स्टेप्स होते हैं वो प्रमोटर को देखना पड़ेगा। देखो सेक्शन 3 कहता है अगर तो एक पब्लिक कंपनी ओपन करनी है प्रमोटर ने तो कम से कम 7 लोग या उससे ज़्यादा लोग, अगर प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है, स्टार्ट करनी है, तो कम से कम 2 लोग या उससे ज़्यादा लोग, और 1 पर्सन कंपनी के केस में 1 पर्सन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कंपनी इस तरीके की होनी चाहिए, उसमें ये इतने मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और उसका मकसद क्या होना चाहिए, लॉफुल पर्पस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप कंपनी जो है वो स्मगल्ड गुड्स का काम करने के लिए बना रहे हो, तो मतलब उसमें यहाँ पे जो आपका मकसद है, पर्पस है, वो लॉफुल नहीं है। तो लॉफुल पर्पस के लिए कंपनी बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, और जो कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें सब्सक्राइबिंग द नेम्स, मतलब जो ये मेंबर्स हैं उनके साइन होने चाहिए। सब्सक्राइबिंग का नेम्स मतलब उनके नाम होने चाहिए और उनके साइन होने चाहिए, और सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल करी भी होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो पाती है। अब जो ये इनकॉर्पोरेट कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, या फिर एक अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, मतलब किसी भी तरह की कंपनी हो सकती है। नेक्स्ट इज स्टेप्स बिफोर प्रोसीडिंग विद द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स। अब क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं इनकॉर्पोरेशन में। सबसे पहला है DIN, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑब्टेन करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। डायरेक्टर्स को DIN नंबर लेना पड़ता है, ओके, अप्लाई करना पड़ता है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को। देन प्रमोटर्स को डिजिटल सिग्नेचर्स लेने पड़ते हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर्स मैं आपको देखो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। एक तरह से कोड होता है एक तरह से, जो ये ऑथेंटिकेट करता है कि इस चीज़ को प्रमोटर नहीं बनाया है, मतलब उसके फेक होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर पोर्टल पे रजिस्टर करानी पड़ती है सबसे पहले, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले। नेक्स्ट इज, अब देखो रजिस्ट्रेशन हो गई, वेरिफिकेशन हो गई DIN और डिजिटल सिग्नेचर की, तो उस केस में क्या होगा, ये 4 स्टेप्स जो है वो कंपनी को, जो प्रमोटर है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से, तो सबसे पहला स्टेप में प्रमोटर क्या करेगा, नेम की अवेलेबिलिटी देखेगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 6 ऑल्टरनेटिव नेम्स देने पड़ेंगे रजिस्ट्रार को। ठीक है, और वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कोई 6 नाम देने पड़ेंगे कंपनी के, क्योंकि कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका कोई नाम तो होगा ना। तो प्रेफरेंस क्या होगा, मतलब फर्स्ट नंबर पे हमें ये नाम चाहिए, अगर हमें फर्स्ट नंबर का नहीं मिल पाया तो सेकंड नंबर वाला दे देना, अगर सेकंड वाला नहीं मिल पाया तो थर्ड वाला दे देना। मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में उसे 6 नाम देने पड़ेंगे। ठीक है, किसको देने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हमने नाम दे दिए। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर या तो नाम को अप्रूव करेगा, मतलब जरूरी नहीं है उन 6 नामों में से कोई भी नाम वो अप्रूव कर देगा, या फिर वो रिजेक्ट कर देगा, मतलब वो 7 दिन के अंदर अंदर ये सब करेगा। अब जैसे ही अगर नाम अप्रूव हो गया कोई,
तो उस नाम को 60 दिन के लिए रिजर्व रखा जाएगा। मींस 60 दिन का टाइम है उस प्रमोटर के पास, उसको इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास। अदरवाइज अगर 60 दिन गुजर गए, आपने इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग कुछ नहीं किया, तो वो जो नाम है वो किसी और को अलॉट कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करने पड़ते हैं। सबसे पहले है एमओए, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। ये कंपनी का एक चार्टर होता है, कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें ये लिखा जाता है कंपनी का क्या नाम होगा, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मतलब किस पर्पस के लिए कंपनी बन रही है, कंपनी क्या काम करेगी, क्या एड्रेस होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या एड्रेस होगा, ठीक है, कैपिटल कितनी होगी और क्या लायबिलिटी होगी मेंबर्स की, ठीक है, और जितने मेंबर्स हैं उनके नाम, एड्रेसेस, सब कुछ जो है वो एमओए में मेंशन होगा। ओके, जो प्रमोटर्स हैं उनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एमओए देना पड़ेगा, जो कि पूरा साइन होना चाहिए इन मेंबर्स की तरफ से। ओके, और उसके ऊपर प्रॉपर्ली स्टैंप लगी होनी चाहिए और प्रिंटेड होना चाहिए एमओए। देन नेक्स्ट कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कंपनी इंटरनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कैसे काम करेगी, तो ये डॉक्यूमेंट भी प्रमोटर को बना के रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन। अब एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म, और ये डिक्लेरेशन कौन बनाएगा? कोई भी एडवोकेट बना सकता है, या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकता है, या कॉस्ट अकाउंटेंट बना सकता है, या सीएस जो है जो प्रैक्टिस में है अभी, मतलब जो काम कर रहा है इस चीज़ के रिगार्डिंग, वो बना सकता है। ठीक है, हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो कंपनी को बनाने में एंगेज्ड है, वो क्या डिक्लेरेशन देगा कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स एक्ट के रिगार्डिंग या रूल्स हैं जो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, वो हमने पूरे कर लिए हैं, तो उस चीज़ की डिक्लेरेशन देगा ये कोई भी प्रोफेशनल पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज एफिडेविट। अब एफिडेविट देना पड़ेगा फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। जो मेमोरेंडम में साइन करेंगे जो लोग, ठीक है, वो एफिडेविट देंगे जो लोग साइन करेंगे, और या फिर जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के, ठीक है, वो ये क्या एफिडेविट देंगे कि उन्हें कभी भी किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग सजा नहीं हुई है, या फिर उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है। किस चीज़ के रिगार्डिंग? किसी कंपनी को प्रमोट करने में, या फॉर्म करने में, या मैनेज करने में पिछले 5 सालों में। ओके, एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज करेक्ट। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है और बिल्कुल ट्रू है उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग। ओके, देन नेक्स्ट इज एड्रेस। एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बना है, सिलेक्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, तो एक करस्पॉन्डेंस को एड्रेस देना पड़ेगा, किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स की इंफॉर्मेशन जो साइन करते हैं एमओए वगैरह में, ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को बना रहे हैं, उनका नाम क्या होगा, उनका सरनेम क्या होगा, उनका एड्रेस क्या है, क्या नेशनैलिटी है, और उनका आइडेंटिटी प्रूफ के साथ साथ ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, किसको? रजिस्ट्रार को। पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। अब जैसे सब्सक्राइबर्स की इंफॉर्मेशन दी, वैसे ही फर्स्ट डायरेक्टर्स की भी, जो कंपनी के पहले डायरेक्टर होंगे, उनकी भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, साथ में आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, और साथ में उनका DIN नंबर भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स इन अदर फर्म्स और बॉडीज कॉर्पोरेट। देखो इस चीज़ के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को कि इन केस जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं कंपनी के, कि क्या उनका किसी और कंपनी को फॉर्म करने में कोई उनका इंटरेस्ट तो नहीं है, ठीक है, और वो अपनी मर्जी से, अपने कंसेंट से जो इस कंपनी को के डायरेक्टर बन रहे हैं, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे ऑफ एप्रोप्रिएट वैल्यू, ठीक है, विद रेफरेंस टू द स्टेट। के स्टेट में जहां पे रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज का, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस सिचुएट है, उस स्टेट के रिगार्डिंग उनको पावर ऑफ अटॉर्नी प्रमोटर्स को देनी पड़ेगी, किसको? रजिस्ट्रार को। नेक्स्ट इज कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स, जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे सेक्शन 266 के अंडर, ठीक है, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल है, उसके हर डायरेक्टर को अपना कंसेंट राइटिंग में देना पड़ेगा कि वो उस कंपनी का डायरेक्टर बन रहा है। किस कंपनी के लिए? पब्लिक लिमिटेड जिसकी शेयर कैपिटल है। प्राइवेट कंपनी को कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स अलॉन्ग विद डिन। ठीक है, डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उनकी कौन कौन डायरेक्टर बन रहे हैं इस कंपनी के, उनकी सारी लिस्ट देनी पड़ेगी, और उनके डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ साथ किसको सबमिट करनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार को, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते समय। नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ द एग्रीमेंट। अब देखो, अगर कंपनी ने
किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को या मैनेजर को अपॉइंट करा है, तो उनके साथ जब उनकी अपॉइंटमेंट करते समय अगर कंपनी ने कोई एग्रीमेंट किया था तो उस एग्रीमेंट की कॉपी भी रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। अब देखो, कोई भी पब्लिक कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी अगर उसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो ये बाउंडेशन है कि उस कंपनी में या तो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, या फिर होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, या फिर मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तभी होगा अगर पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है। अदरवाइज बाकी केसेस में ये एग्रीमेंट की कॉपी फाइल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट ही नहीं होगी। ओके, देन रजिस्टर्ड एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग नोटिस देना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार को, कि हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस ये होगा। देन नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी डेक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। अ डेक्लेरेशन इज टू बी फाइल्ड इन फॉर्म इनकॉर्पोरेशन 8। ठीक है, फॉर्म नंबर 8 की फॉर्म में रजिस्ट्रार को ये देना पड़ेगा, एक डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी कंपनी एक्ट के रिगार्डिंग और रूल्स थे जितने भी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, वो हमने सारे पूरे कर दिए हैं। अब देखो, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए किसको, रजिस्ट्रार को। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, अगर उसको लगता है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट कर दिए हैं, कोई भी उसमें गड़बड़ नहीं है, तो वो कंपनी का नाम रजिस्टर कर देगा और कंपनी का नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के नाम उसके में जो है चढ़ा देगा। ठीक है, कंपनी का नाम, कि ये कंपनी बन गई है। देखो, रजिस्ट्रार किसी माइनर डिफेक्ट के बेसिस में, मतलब अगर कंपनी ने कोई चीज़ पूरी नहीं करी है तब तो रजिस्ट्रार उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकता है कि मैं आपकी कंपनी को रजिस्टर नहीं करूँगा। लेकिन अदरवाइज किसी और ग्राउंड के बेस पे रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। इन केस अगर कोई माइनर डिफेक्ट है तो रजिस्ट्रार ये कर सकता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस चीज़ के रिगार्डिंग थोड़ा सा डिफेक्ट आपने करी है, गड़बड़ करी है, इसको करेक्ट कर दो, फिर मैं रजिस्ट्रेशन कर लूँगा। ओके, लेकिन अदरवाइज अगर कंपनी ने पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली फुलफिल करे हैं, सब कुछ दे दिया है, तो फिर रजिस्ट्रार को कोई हक नहीं है कि वो उनकी रजिस्ट्रेशन को किसी भी बेस में जो है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, उसको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया, उसने जो है रजिस्टर ऑफ कंपनीज में कंपनी का नाम चढ़ा दिया है। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा इन द फॉर्म इनकॉर्पोरेशन 11 की फॉर्म में, जिसमें ये सर्टिफाई करेगा कि कंपनी जो है वो लिमिटेड पब्लिक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है। ओके, अब सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 कहता है कि रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो उस कंपनी को CIN नंबर अलॉट कर देगा, जिसको हम कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं, और ये जो नंबर है वो सर्टिफिकेट पे भी लिखा जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे भी, कि इस कंपनी का ये CIN नंबर है। देखो, जो डॉक्यूमेंट्स हमने पीछे फाइल करे थे उसको ज़रूरी नहीं है कि जाके सबमिट जाके रजिस्ट्रार के पास बाय हैंड ही करना है, उसे हम ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकती है। नेक्स्ट इज, अब देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, उसका क्या फ़ायदा है, इनकॉर्पोरेशन कराने का क्या लीगल इफेक्ट है। सेक्शन 9 कहता है, देखो इसमें वो सारी फीचर्स हैं जो कंपनी की आ जाती हैं। अब कंपनी रजिस्टर हो गई है तो वो सारी फीचर्स जो हमने कंपनी की पढ़ी थी कि कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेट होते ही वो एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, मतलब उसकी पहचान उसके मेंबर से अलग हो जाती है। ठीक है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है, मींस कंटिन्यूटी हो जाती है, किसी भी मेंबर की डेथ से कंपनी की जो कंटिन्यूटी है उस पर कोई असर नहीं होता। अब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ है तो खुद तो साइन नहीं कर सकती है, तो उसकी एक कॉमन सील बनाई जाती है। कंपनी स्यू कर सकती है एंड कैन बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। स्यू का मतलब होता है कोर्ट केस करना। अब कंपनी जो है किसी और पे कोर्ट केस कर भी सकती है और कंपनी पे भी केस हो सकता है, क्योंकि वो एक सेपरेट एंटिटी है, उसकी पहचान उसके मेंबर से अलग है। कंपनी किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, होल्ड कर सकती है, एलिनिएट कर सकती है। एलिनिएट का मतलब होता है ट्रांसफर कर सकती है किसी को भी। ठीक है, जो कंपनी के डेट्स होंगे वो कंपनी की ही लाइबिलिटीज होंगी, उसका मेंबर से कोई लेना देना नहीं होगा। मींस कंपनी के अपने एसेट्स होंगे और कंपनी की अपनी लाइबिलिटीज होंगी। तो ये सारी फीचर्स हैं कंपनी की। देन नेक्स्ट इज कंक्लूसिवनेस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है। जैसे ही एक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो वो क्या प्रूफ करता है कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली गई हैं रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, कंपनी पूरी तरह से रजिस्टर हो गई है और जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आ गई है, जो डेट मेंशन की गई है किस पे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर। ओके,
अब नेक्स्ट थर्ड स्टेज में क्या होगा, देखो हमें कंपनी को क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, अब उनको कैपिटल सब्सक्राइब करनी है, कैपिटल लेके आनी है, फंड्स लेके आनी है, क्योंकि देखो फंड्स के बिना तो कोई कंपनी नहीं चल सकती। तो ये अलग अलग नाम से अलग अलग बुक में मेंशन होगा, किसी में ये फ्लोटेशन होगा, किसी में रेजिंग ऑफ कैपिटल होगा, तो वो सेम ही चीज़ है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, अब वो कैपिटल के रिगार्डिंग सोचेगी कि हम कहाँ से फंड्स लेके आएंगे। अब देखो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक से पैसा शेयर जो है इशू नहीं कर सकती, ले नहीं सकती है, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है, पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, वो फंड्स कहाँ से लेके आती है प्राइवेट कंपनी, वो अपने फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से ही ले सकती है एक एग्रीमेंट के फॉर्म में। ठीक है, वो पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, उसको प्रोहिबिटेड है, प्राइवेट कंपनी को मनाही है उस चीज़ की। जो पब्लिक कंपनी होती है वो ज़्यादातर जो फंड्स हैं वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, मींस वो शेयर्स डिवेंचर्स ये सब इशू करती है, पब्लिक से ही पैसा लेके आती है और वहीं से अपनी कैपिटल लाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है पब्लिक कंपनी के लिए कि वो प्रॉस्पेक्टस इशू करे ही करे। देखो अगर पब्लिक कंपनी जो है वो प्राइवेटली फंड्स को अरेंज कर रही है तो उस केस में वो प्रॉस्पेक्टस इशू ना करके उसकी जगह पे स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी। ओके, अब नेक्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। अब देखो, अब आप लोगों की कई बुक्स में देखो, बुक्स में अलग अलग लिखा होगा, लेकिन मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ बिल्कुल लेटेस्ट प्रोविजंस के रिगार्डिंग बना रही हूँ। तो देखो ये वाली जो स्टेज थी ना, ये 2015 में अबॉलिश कर दी गई थी कि कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन 2019 में इसे दोबारा से इंक्लूड कर दिया गया है, मींस कंपनी को स्टार्ट होने से पहले कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी जो सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ेगा। अब देखो, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनी विदाउट अ शेयर कैपिटल, कोई भी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, जो बिना शेयर कैपिटल के स्टार्ट हो रही है, उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने की जरूरत नहीं है। वो अपना बिजनेस जैसे ही उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है उसके बाद ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल है, उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने की ज़रूरत है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो 2019 में इस स्टेज को दोबारा से इंक्लूड कर दिया गया है। उन्होंने कह दिया है कि जो भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जिनकी शेयर कैपिटल है उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको 6 महीने के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन जैसे ही इनका हुआ कंपनी का, उनको 6 महीने के अंदर अंदर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना ही पड़ेगा, तभी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। अब इसमें जो है 2019 में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में सेक्शन 10A को है इंसर्ट किया गया। अब इसमें क्या था, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, मतलब जो भी कंपनी 2019 के बाद बनेंगी, नहीं बनेंगी, अब जो पहले वाली है वो तो पहले वाले प्रोविजंस फॉलो होंगे क्योंकि 2015 में इस एक्ट इसको अबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन जो भी कंपनीज 2019 के बाद बनेंगी, उनके पास अगर उनकी शेयर कैपिटल है, चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, वो तब तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है या फिर तब तक बोरिंग पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकती, कहीं से फंड्स रेज नहीं कर सकती है, जब तक उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिलता है। ठीक है, और उनको क्या करना पड़ेगा उस चीज़ के रिगार्डिंग, ये सर्टिफिकेट लेने के रिगार्डिंग उनको क्या करना पड़ेगा, उनको डेक्लरेशन देनी पड़ेगी। एक डेक्लरेशन देगा, कौन देगा, डायरेक्टर देगा। इन द ई फॉर्म इनकॉर्पोरेशन 20A फॉर्म की फॉर्म में उसको एक डेक्लरेशन देनी पड़ेगी 180 दिन के अंदर अंदर, मतलब जिस दिन उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, उसके 180 दिन के अंदर अंदर उनको एक डेक्लरेशन देनी पड़ेगी। किसको, डायरेक्टर को। ये बताना पड़ेगा कि जितने भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर्स हैं, जो उसके जिन्होंने उस पर साइन करा है, उन्होंने शेयर्स के रिगार्डिंग सारे पैसे पे कर दिए हैं। और साथ के साथ कंपनी हैज फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन जो है वो सबमिट कर दिया है। इन केस अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, पेनल्टी फॉर कमेंसिंग बिजनेस बिफोर डेक्लरेशन एंड वेरिफिकेशन, तो कंपनी को मतलब स्टार्ट करने से पहले उनको डेक्लरेशन और वेरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर कंपनी ये दिए बगैर ही कंपनी स्टार्ट कर देती है,
ठीक है, ये दिए बगैर, तो उस केस में कंपनी को फाइन लग सकता है कितने रुपीस का, 50,000 का। और देखो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ है, तो कंपनी खुद तो काम नहीं करेगी ना, तो जो ऑफिसर जिम्मेदार हैं उस चीज को करने के लिए उनको भी पेनल्टी लग सकती है, फाइन लग सकता है 1,000 पर डे। मतलब जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है तब तक 1,000 पर डे का उनको फाइन लग सकता है, और ये फाइन 1 लाख रुपए तक हो सकता है। कई बार गलती इतनी बड़ी होती है कि रजिस्ट्रार अगर चाहे तो वो कंपनी का नाम भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से हटा सकता है कि भाई नहीं, तुम्हारी तो कंपनी बनेगी ही नहीं। ओके, लेकिन अगर सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी गई, रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया कि सारे प्रोविजंस फुलफिल कर दिए गए हैं, ठीक है, सारी वेरिफिकेशन दे दी है कंपनी ने, ओके, और डिक्लेरेशन दे दी है, तो फिर क्या करेगा जो रजिस्ट्रार है वो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे देगा। तो ये मिलने के बाद जो है वो कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ये कौन सी कंपनीज? जिनकी शेयर कैपिटल है। जिनकी शेयर कैपिटल नहीं है वो तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगी। ओके, सो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।